ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने वाले हैं। अब क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया है कि ABCD एक आयत है। क्या दिया हुआ है? आयत। और आयत का मतलब हम लोग समझते हैं। आयत का मतलब होता है कि जिसका जो लंबाई चौड़ाई होता है आपस में आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है। जैसे लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई वाला चौड़ाई के बराबर होता है, उसको हम लोग आयत कहते हैं। तो एक आयत तो दे दिया है, उसका नेमिंग भी दिया हुआ है कि ABCD देना है नाम। तो हम लोग नाम दे देते हैं ABCD। जैसे इसका नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, इसका नाम देते हैं C और इसका नाम देते हैं D। तो ABCD तो समझ में आ गया कि एक आयत है। अब आगे क्या बोला कि इसमें PQR और S जो है ना, भुजा AB, BC, CD और AD का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब तो जानते हैं ना हम लोग, किसी भी भुजा का मध्य बिंदु का मतलब होता है कि एक ऐसा बिंदु जहां से यहां से जो बिंदु लेते हैं वहां से जो शीर्ष की लंबाई होता है यहाँ दोनों तरफ वो बराबर होता है। मतलब अगर हम यहाँ नाम AB की मध्य बिंदु का नाम क्या दिया हुआ है, तो वो लिख दिया हुआ है कि P है। तो P किसका है? तो AB का मध्य बिंदु हुआ। Q किसका मध्य बिंदु है? BC का। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, इस तरह नेमिंग करते जाएंगे हम लोग। इसका नाम दे देंगे P, इसका नाम Q, यहाँ पे नाम हो जाएगा R और यहाँ पे नाम हो जाएगा S। मतलब PQRS क्या है? तो मध्य बिंदु है। और ये कहाँ के मध्य बिंदु है? तो भुजाओं के मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है? हाँ, भुजाओं के मध्य बिंदु है। और जब इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, इन मध्य बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे ना, एक चतुर्भुज बनेगा। तो वो चतुर्भुज हमको दिखाना है, वो सम चतुर्भुज है। क्या साबित करना है? एक सम चतुर्भुज। जब इनको मिलाएंगे तो चतुर्भुज बनेगा। देखो इस तरह से एक रेखा ऐसे जाएगा, एक रेखा ऐसे जाएगा, एक यहाँ से यहाँ आएगा और एक रेखा ऐसे जाएगा। देखो तो अंदर में एक चतुर्भुज बना ना, एक चतुर्भुज बना। और ये चतुर्भुज को हम लोग को क्या दर्शाना है कि ये एक सम चतुर्भुज है। क्या दर्शाना है? सम चतुर्भुज। तो जो चीज दिया हुआ उस सबको हम लोग पहले लिखते हैं जानकारी के तौर पे कि हम लोग के पास क्या क्या है। तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे। सबसे पहला दिया गया है कि दिया गया है कि ABCD क्या है? आयत है। तो लिखेंगे ABCD एक आयत है। क्या है? आयत है। और हम लोग जानते हैं आयत अपने आप में एक समांतर चतुर्भुज होता है, जिसका आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। यानी बोल सकते हैं AB CD के बराबर होता है और जो AD होता है वो BC के बराबर और समांतर होता है। तो ये तो हम लोग का आयत के बारे में जानकारी दिया था। और साथ में ये भी दिया गया है कि PQRS क्या है? तो मध्य बिंदु है। लिखेंगे कि PQR और S मध्य बिंदु है। कैसा बिंदु है? मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु का मतलब लोग जानते हैं बीच का बिंदु है ना। तो मध्य बिंदु है भुजाएं। कौन कौन भुजाएं का मध्य बिंदु है? तो बोलेंगे AB भुजा का, BC भुजा का, CD भुजा का और AD भुजा का। क्रमशः लिख सकते हैं। क्रमशः है ना, जिसका पता चलता है कि हाँ भाई एक धार से सब एक दूसरे का क्या है? मध्य बिंदु है। अब हम लोग बात ये करेंगे हम लोग को सीधे क्या करना है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हमें सिद्ध करना है ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि जो अंदर का चतुर्भुज बना हुआ दिख रहा है PQRS वो एक सम चतुर्भुज है। PQRS कैसा चतुर्भुज है? और सम चतुर्भुज का हम लोग मतलब जानते हैं। ठीक है, सम चतुर्भुज का
मतलब हम लोग जानते हैं कि ए बी सी क्या दिखाना है, समचतुर्भुज। ए बी पी क्यू आर एस क्या है, समचतुर्भुज है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी भुजाओं को बराबर दिखाना होगा, पी क्यू को, क्यू आर को, एस आर को और पी एस को। तो सभी भुजा को बराबर दिखाना मतलब ऐसे पी क्यू को बराबर दिखाना होगा क्यू आर का, क्यू आर को बराबर दिखाना होगा एस आर का, और एस आर को बराबर दिखाना होगा पी एस का। जब सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे ये कैसा चतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है। तब हम लोग पढ़ पाएंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होने के लिए सभी भुजाओं क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए तब हम लोग यहाँ पे प्रमाण में आते हैं और देखते हैं कंडीशन आगे की। तो सबसे पहले हम यहाँ रचना में क्या कर लेते हैं कि मध्य बिंदुओं को, मतलब त्रिभुज, मेरा जो चतुर्भुज पहले से था जिसका नाम ए बी सी डी है, उसका एक विकर्ण को मिला लेते हैं ऐसे। यहाँ से विकर्ण को हम ऐसे मिला लिए, ठीक है। ये विकर्ण जो हमारा है वो आप समझ लीजिए कि खींचा हुआ है, कि भाई हम बाद में खींच रहे हैं। ये मेरा जो ठीक है, ये मेरा क्या है, डॉटेड लाइन में है। ये रचना वाला पार्ट है, ठीक है। ये मेरा क्या है, रचना वाला पार्ट है, जिसको हम लोग ले लिए हैं बी सी डी में से बी डी को एक विकर्ण मान लिए। अब जब विकर्ण मान लिए हैं तो अब देखते हैं हम लोग प्रमाण में इसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रमाण में आते हैं। किसमें आ रहे हैं, प्रमाण। और प्रमाण में सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में जाएंगे। आप लोगों को दिख रहा होगा त्रिभुज नीचे वाला, जिसका नाम है बी सी डी, दिख रहा है त्रिभुज ऐसे। त्रिभुज क्या नाम देंगे, बी सी डी। अब त्रिभुज जो बी सी डी है, अगर इस त्रिभुज के अंदर देखेंगे तो हमको दो मध्य बिंदु दिख रहा है ना। कौन कौन सा, क्यू और आर। तो क्यू तथा आर क्या है, तो मध्य बिंदु है। अब बताइए अगर ये मध्य बिंदु है तो हम लोग तो मध्य बिंदु का जो प्रमेय है हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रमेय कौन सा, तो हाँ, मध्य बिंदु परिमेय। तो अगर हम लोग मध्य बिंदु परिमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे कि ये जो भुजा होगा ना, ये भुजा जिसका नाम क्यू आर है, तो ये जो क्यू आर होगा वो जो बी डी वाला दिख रहा है, ये समांतर होगा, मतलब इसके क्या होगा, समांतर होगा। किसका, बी डी भुजा का। ये तो जानता है ना, मध्य बिंदु प्रमेय का जब प्रयोग करते हैं तो मध्य बिंदुओं से मिलाने वाला रेखा और इससे जो त्रिभुज बना हुआ था तीसरा भुजा, वो दोनों भुजा आपस में क्या हो जाता है, समांतर होता है। और दूसरी बात हम लोग ये भी जानते हैं कि जो क्यू आर होगा ना, वो आधा के बराबर होगा किसका, बी डी भुजा का। और जिस तरह से हम लोग इस भुजा को लिए हैं एकदम सेम इसी प्रकार से हम लोग ऊपर वाला त्रिभुज में भी जाएंगे ना, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, पी एस मिलेगा, बी डी के समांतर और पैरेलल, मतलब समांतर मिलेगा और आधा के बराबर मिलेगा। समझ पा रहे हो क्या क्या बोल रहे हैं। तो प्रमाण में हम लोग ने ये लिए हैं। अब हम लोग अगला त्रिभुज में जाते हैं। ऊपर वाला त्रिभुज जिसका नाम आप लोग को दिख रहा होगा ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में अगर हम लोग इस त्रिभुज की बात करते हैं तो इस त्रिभुज में जो P और S है वो क्या है, मध्य बिंदु है। P तथा S क्या है, कैसा बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो हम लोग फिर से वही प्रमेय लगा सकते हैं, प्रमेय 8.8। और हम लोग ये कह सकते हैं कि जो PS होगा, कौन होगा, PS, वो समांतर होगा किसका, BD का। और एक बात और ये कह सकते हैं कि जो PS होगा वो आधा BD के बराबर होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। अब अगर हम लोग इस समीकरण को देखें और इस समीकरण को देखें तो दोनों समीकरण से हम लोग को देखिए क्या मिलने वाला है।
समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से अच्छे से देखने से क्या पता चलेगा कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ये भुजा इसका समांतर है। इसका मतलब ये दोनों भुजा आपस में क्या है, समांतर हैं। यानी क्यू आर किसके समांतर है, क्यू आर समांतर है पी एस के। और साथ साथ इसका देखिएगा, इस समीकरण को इस समीकरण से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका आरएचएस और इसका आरएचएस बराबर है। और जब कभी दो समीकरण के आरएचएस बराबर होते हैं तो उनके एलएचएस भी आपस में बराबर हो जाता है। यानी क्यू आर पी एस के बराबर हो जाएगा, क्यू आर पी एस के बराबर हो जाएगा। अब अंदर लगकर चतुर्भुज को देखें जिसका नाम पी क्यू आर एस है। चतुर्भुज क्या है, पी क्यू आर है। तो उसका एक भुजा देखो समांतर भी दिख रहा है और बराबर भी दिख रहा है कि नहीं। ये भुजा इस भुजा के समांतर भी दिख रहा है, क्यू आर पी एस का समांतर भी है और क्यू आर पी एस के बराबर भी है। तो हम बताए थे वो कर्म है जिसमें ये बताए थे कि अगर कोई भी चतुर्भुज का एक भुजा, जो भुजा समांतर है वही भुजा अगर बराबर भी हो जाए तो अपने आप में समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो देखो हम यहाँ ये लिखने वाले हैं कि तो हम लोग देखो इससे तो हम लोग सीधे कह सकते हैं ना, यहाँ पे देखो एक परमय था, परमय, उस परमय के मदद से हम लोग ऐसा कहते हैं। तो इसको मैं लिख ही देते हैं ना कि जब किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समांतर तथा बराबर हो, क्या क्या हो, हाँ समांतर तथा बराबर हो, तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। कैसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अगर समांतर चतुर्भुज कहलाएगा इसका हम लोग ये मतलब निकल गया कि अब ये भी भुजा जिसका नाम क्या है पी क्यू, अब ये भी तो समांतर हो जाएगा एस आर का, और समांतर होगा तो हम लोग जानते हैं पी क्यू क्या हो जाएगा, बराबर भी हो जाएगा किसका, एस आर का। यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। मेन अब हम लोग का ये टारगेट रहेगा कि किसी भी दो भुजा को हमको बराबर दिखाना हो। आमने सामने तो बराबर हो गया है, अब हम लोग को आसन भुजाओं को बराबर दिखाना होगा। तो अब हम जो दो त्रिभुज लेने वाले हैं उन दो त्रिभुज को आप लोग एकदम ध्यान से देखना कि कौन दो त्रिभुज हम किन किन दो त्रिभुजों को सर्वांशन दिखाने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से। सबसे पहले इस त्रिभुज को जो यहां से ऐसे दिख रहा होगा आप लोग को रेड में दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, और एक त्रिभुज इधर ये वाला त्रिभुज क्लियर दिख रहा है। ये दो त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, अभी समझ लीजिए बीच वाला नहीं है, बस आपको ये त्रिभुज समझना है ऐसे एस डी आर त्रिभुज, और अब इधर आपको समझना है क्यू सी आर त्रिभुज। क्लियर। तो दो त्रिभुज जिसको हम लोग टारगेट किए हैं उसमें चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में चलते हैं जिसका नाम डी एस आर है ना, त्रिभुज डी एस आर तथा त्रिभुज इधर वाला त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, क्यू सी आर। क्या नाम हो जाएगा, क्यू सी आर। तो जो दो त्रिभुज में हम लोग अब जा रहे हैं, अब उसको सर्वांशन दिखाने के लिए हम लोग के पास जो कुछ भी होगा जानकारी में उसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि ये जो पूरा है, ये पूरा भुजा, ये पूरे भुजा के बराबर है क्योंकि आयत है, और आयत का आमने सामने वाला भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब अगर आमने सामने वाला भुजा अगर बराबर है, पूरा के बराबर है, तो आधा भी तो आधा के बराबर होगा
होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जिस तरह से मध्य बिंदु है ये भी तो मध्य बिंदु है। अगर ये 10 था ये भी 10 था तो बराबर था। अब अगर ये आधा हो गया 5 और ये आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तभी तो दोनों बराबर होगा ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका ये वाला भुजा इस त्रिभुज का ये वाला भुजा और इस त्रिभुज का ये वाला भुजा आपस में क्या होगा, बराबर। यानी एक वो चीज तो मिल गया कि हम इसका SD को उधर का QC के बराबर कह सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसका पूरा जो AD था वो पूरा उधर का BC के बराबर था, क्योंकि ये अपने आप में एक आयत था। देखो हम लोग लिखे भी थे कि AD जो है BC के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, आयत है। ABCD क्या है, आयत है। अब हम लोग एक चीज तो मिल गया, अब दूसरा ध्यान रखना, ये पूरा AB ये पूरा CD के बराबर था कि नहीं, क्योंकि आयत था। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ये मध्य बिंदु है, अगर ये मध्य बिंदु है, अच्छा हमको उससे तो मतलब है नहीं, हम लोग यहीं पे देखो ये पूरा एक रेखा है और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु इसका तो सीधा मतलब होता है कि इसका ये भुजा और इसका ये भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग अब यहाँ कह सकते हैं कि इसका जो DR होगा वो बराबर होगा उसका CR के। क्लियर यहाँ तक? ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग का R जो है वो मध्य बिंदु है। कैसा बिंदु है, मध्य बिंदु। देखो यहाँ बगल में प्रमाण देना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रमाण का मतलब है कहाँ से आप लिख रहे हो, बिना सबूत का ये प्रूफ नहीं करना, बगल में सबूत भी रखना है कि किस हालात पे किस आधार पे हम इसको बराबर बोल रहे हैं। दो चीज तो हो गया। अब तीसरा चीज ध्यान दोगे तो आपको ये चीज जरूर मिलेगा कि इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का ये जो कोना 90 डिग्री दिख रहा है, क्योंकि आयत है और आयत का हर एक कोना क्या होता है, 90 डिग्री का तो होता है कि नहीं होता है। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ का जो कोना D होगा, इसका कोना C होगा, प्रमाण में देंगे 90 डिग्री, क्योंकि आयत का हर एक कोना 90 डिग्री का होता है। अब बताइए हम लोग तो इसको सिद्ध कर दिए, भुजा कोण भुजा यानी कि साइड एंगल साइड से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अतः साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। कौन सा नियम से, सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज होगा, इसका नाम लोग दिए थे DSR, अब वो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज किसका, QCR का। अब हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज, जो रेड वाला दिख रहा है ये दो त्रिभुज और ये रेड वाला जो दो त्रिभुज है आपस में सर्वांगसम हो गया। अब बताइए अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो CPCT से हम लोग किसको किसके बराबर लिख सकते हैं, CPCT से किसको किसके बराबर लिख सकते हैं। एक भुजा दिख रहा होगा ना बराबर लिखने के लिए, लिख तो सकते हैं, हम लोग तो भुजा की जरूरत है तो हम लोग किसका लिखेंगे, SR भुजा इसके बराबर RQ भुजा, यानी कि SR भुजा किसके बराबर हो जाएगा, QR भुजा के बराबर हो जाएगा। अब जो हम आप लोग को दिखाने वाले हैं आप उसको ध्यान से देखना। हम लोग को यहाँ पे जो दिया हुआ था वो तो ABCD के बारे में दिया हुआ था, लेकिन हम लोगों को जो सिद्ध करना है वो यहाँ दिखाना, अंदर वाला PQRS को क्या दिखाना है, समचतुर्भुज दिखाना है। तो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ वाला अब ये भुजा, ये वाला जो भुजा है अब इसके भी बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, अभी तो दिखाने। अब हम लोग को पहले से देखो यहाँ लिख चुके हैं कि PQSR के बराबर नहीं, देखो ये PQ किसके बराबर है, SR का। अगर हम इसको मान लेते हैं, समीकरण मान लेते हैं भाई, चलो इसको समीकरण मान लिए हम तीसरा नंबर का और इसको हम समीकरण मान लेते हैं चौथा नंबर का, ठीक है। तो तीसरा नंबर का, चौथा नंबर का और ये जो नंबर हम देते हैं इसको पांचवा नंबर, इन तीनों का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं, समीकरण किसका किसका, समीकरण तीसरा का, चौथा का और पांचवा। अच्छा फोन किए थे,
अच्छा वही है ना। चलो तो यहाँ तक समझ में आया ना। क्या बोले कि समीकरण तीसरा, चौथा और पांचवा नंबर से अब देखो हम लोग तीनों मिला कैसे लिखेंगे, सब बराबर अब आ जाएगा। हम लोग को अच्छे से मालूम है पी क्यू किसके बराबर है। यहाँ से सुनिए, चलो एकदम स्टार्टिंग करते हैं। पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू एस आर के बराबर है। तो चलो भाई लिख दिए पी क्यू एस आर के बराबर, क्लियर। अब आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए एस आर किसके बराबर है, एस आर बराबर हो गया, ठीक है भाई। एस आर बराबर किसके हो गया, क्यू आर का। और देखो यहाँ पे क्यू आर किसके बराबर है, पी एस का। तो क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे, पी एस लिखेंगे। तो देखिए चारों चारों भुजा बराबर आया। अब इसके आधार पर हम कहेंगे अतः जो चतुर्भुज है पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। और यही हम लोग को क्या करने बोला गया था, सिद्ध, कि समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो आई बात समझ में कि कैसे हम लोग पी क्यू आर एस को समचतुर्भुज साबित किए। सो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नंबर 4 को पहले ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम लोग बनाएंगे, तभी समझ में आएगा, है ना। सबसे पहले क्या दिया हुआ कि ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है, समलंब। और समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है जिसका केवल एक सम्मुख भुजा आपस में समांतर होता है। क्या होता है, समांतर। लिख भी दिया गया है कि कौन कौन भुजा समांतर यहाँ पे, तो ए बी डी सी के समांतर है, ए बी डी सी के समांतर। और साथ ही बी डी एक विकर्ण भी दिया हुआ, देख सकते हैं। बी डी क्या है, एक विकर्ण है। और ई जो है भुजा एडी का मध्य बिंदु है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक भुजा, एक मध्य बिंदु दिख रहा होगा, ई दिख रहा है यहाँ पे। ई क्या है, एक मध्य बिंदु। वो किसका मध्य बिंदु है, एडी भुजा का। ई से होकर, देखिए ई से होकर एक रेखा भी गया है ना। तो ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींचा गया। किसके समांतर, ए बी के समांतर खींचा गया। इस बात को ध्यान देना है। ये जो रेखा गया किसके समांतर खींचा गया है, ए बी के समांतर खींची गई है, जो बीसी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है। कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एफ पर कर रहा है। नहीं बोला है मध्य बिंदु, बोल रहा है कर रहा है। हम लोग ये साबित करना, दर्शाइए कि एफ क्या है, मध्य बिंदु है बीसी का। अब बताइए मध्य बिंदु दिखाने का सीधा मतलब है, ये मध्य बिंदु तभी होगा जब ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होगा, तभी मध्य बिंदु कौन कहलाता है, जिसका आमने मध्य बिंदु वही कहलाता है जो दो टुकड़ा में बांट जाता है। ये दो टुकड़ा आपस में बराबर होगा तो मध्य बिंदु कहलाएगा। लेकिन हाँ, ये पहले से मध्य बिंदु दिया हुआ है, कौन वाला, ई वाला मध्य बिंदु पहले से दिया होगा। हाँ, ये भी दिया हुआ कि ये किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। हाँ, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ कोई नाम दे सकते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ तक है, तो हम लोग इसका नाम जी दे देते हैं, ठीक है। जहां पे ए बी डी और जो ई एफ गया है वो जी पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो जानकारी उसको पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानकारी के तौर पे लिखेंगे, दिया गया हमें, दिया गया है कि ए बी सी डी समलंब है। क्या है ए बी सी डी, एक समलंब चतुर्भुज है। और समलंब यानी जिसका आमने सामने का एक भुजा, इसे इसमें ए बी जो है वो समांतर है सी डी या फिर डी सी बोले, ठीक है। ये हम लोग को क्या दिया हुआ है, समांतर दिया हुआ। फिर ये भी दिया हुआ है कि जो ई है वो मध्य बिंदु है। ई क्या है, ई भुजा कौन सा, एडी है ना। ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे दर्शाने का, तो क्या दर्शाने बोला गया है, एफ मध्य बिंदु होगा। हमें अच्छा एक बात और देखो छूट रहा है। वो बात ये रेखा इस रेखा का समांतर भी है, यानी ये जो है वो समांतर है किसका,
ए बी का। अच्छा समझने वाली बात है यहाँ, अगर ई एफ था ना, क्या था ई एफ। समझने वाली बात ये है ना कि अगर ई एफ ए बी के समांतर है, इसका मतलब ई एफ सी डी का भी तो समांतर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो समांतर ही है ना, ये और ये रेखा जब इसके समांतर, ये दोनों समांतर है, और ये रेखा इसका समांतर है, मतलब समझ रहे हो ना, ये रेखा इसका भी समांतर होगा। तो हम लोग को जो सिद्ध करना है उस पे आते हैं। तो हम लोग को जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एफ मध्य बिंदु है। एफ क्या है? मध्य बिंदु है भुजा BC पर। अब बता, अगर मध्य बिंदु सिद्ध करना है कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। अब आ जाते हैं लोग प्रमाण में। कहाँ जाते हैं? प्रमाण में। ठीक है, अब ध्यान देना, सबसे पहले एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग किस त्रिभुज को टारगेट करते हैं? अब इस त्रिभुज में आप लोग ध्यान से देखोगे तो क्या मिल रहा है? ई मध्य बिंदु मिल रहा है त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में आपको दो चीज मिल रहा है। पहला बात कि ई मध्य बिंदु है। पहला बात क्या मिला? ई मध्य बिंदु है। और दूसरा बात क्या मिल रहा है कि EF जो है वो समांतर है AB। अब बताओ ये कौन सा परमय की तरफ इशारा कर रहा है? एगो मध्य बिंदु दिया है, समांतर दिया है 8.9। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे परमय 8.9 से। अगर ऐसा होगा तो कौन मध्य बिंदु कहलाएगा? अगर ये वाला त्रिभुज में गए हैं और बोल रहे हैं कि ये रेखा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ जिक्र कर देते हैं कि पूरा EF नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ लेंगे कि जो EG है वो भी समांतर होगा AB का। तो अब बताइए इस प्रमेय का यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो याद रखना, अब इस त्रिभुज में अगर ये मध्य बिंदु है और ये इसके समांतर है तो G क्या कहलाएगा? G मध्य बिंदु कहलाएगा। तो प्रमेय 8.9 से हम ये बोलेंगे कि G क्या है? तो G मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु है। अगर G मध्य बिंदु हो गया, G मध्य बिंदु का मतलब यहां से यहां का दूरी, यहां से यहां का दूरी, अब आपस में क्या होगा? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब ये बोलते हैं कि हम लोग इतना तो जान रहे हैं कि जो दिया गया था उससे ये पता चला, और जो यहाँ पे दिया हुआ था इन दोनों से ये पता चल रहा है कि EF AB के समांतर है। किसके समांतर है? EF AB के समांतर। और AB किसके समांतर है? AB समांतर है CD का। AB समांतर है CD का। अर्थात हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो EF रेखा है वो समांतर है। EF रेखा जो समांतर है किसका? CD का। अब हम लोग इस त्रिभुज में आते हैं, ये त्रिभुज जिसका नाम है CBD या BCD। त्रिभुज BCD में अगर इस त्रिभुज में जाएं तो हम लोग को दो चीज मिल रही है। एक तो ये रेखा मतलब जो GF है वो समांतर है किसका? CD का। GF क्या है? समांतर है CD का। और दूसरी बात G क्या मिला है? क्योंकि G तो निकाल चुके हैं, मध्य बिंदु है, तो G क्या हो गया? मध्य बिंदु है। G मध्य बिंदु है। अब बताओ G मध्य बिंदु है, समांतर है, तो हम लोग को किधर इशारा कर रहा है? प्रमेय फिर से वापस हम लोग लगाएंगे। कौन सा प्रमेय? हाँ, प्रमेय 8.9 से। लेकिन आपको यहाँ पे पूरा प्रमेय लिखना है, ठीक है?
पूरा क्या करना है, प्रमेय को लिखना है। और इस प्रमेय से हम लोग क्या कहेंगे, अब वापस हम लोग ये बोलेंगे कि एफ क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु है भुजा समझ में आया। और यही चीज हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बात समझ में आ गया होगा। 2 बार चलें, फोटो साइड कर दिए। चल तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले कि कौन सी बोल रहा है, क्या दिया हुआ, क्या सिद्ध करना है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD, मतलब जो भी दिख रहा है बड़ा वाला चतुर्भुज वो समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम तो जिक्र करेंगे इसके बारे में भाई कि ABCD क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और हम लोग सबको मालूम है समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जिसके आमने सामने के भुजा आपस में समांतर होते हैं, है कि नहीं। और ये भी जानते हैं कि समांतर के साथ साथ बराबर भी होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि समांतर चतुर्भुज के भुजाएं आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चलो इतना तो क्लियर है भाई, है ना। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। कहता है भुजा AB और CD के मध्य बिंदु हैं, मतलब E और F क्या है, मध्य बिंदु दे दिया गया। मतलब दिख रहा होगा ये वाला E है जो मध्य बिंदु है AB का, और ये वाला मध्य बिंदु जो किसका मध्य बिंदु है, CD, यानी E और F मध्य बिंदु है। E तथा F मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु हैं भुजाएं AB तथा CD के। अब जब इतना मालूम हो गया कि E और F भी मध्य बिंदु है, अब हम लोग को दर्शाना क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, हम लोग को जो सिद्ध करना हो, हमें सिद्ध करना है कि, अब ध्यान देना कि जो AF और जो EC है, दिख भी रहा होगा, एक लाइन AF ये वाला और एक CE ये वाला। कहता है विकर्ण जो BD है ना उसको सम त्रिभाजित करता है। अच्छा, सम द्विभाजित का मतलब क्या होता है, 2 बराबर भाग में बांटना, और सम त्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भाग में बांटना। मतलब कुल मिला के हमको ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीनों को बराबर दिखाना है। तो हम सीधे ही बात को लिख देते हैं कि हम लोग को दिखाना क्या है। हम लोग को दिखाना है कि DP को बराबर PQ और PQ के बराबर BQ या QR या QB, इन तीनों को आपस में क्या दिखाना है, बराबर दिखाना। अब हम लोग ये तो हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम लोग आ जाते हैं अपना प्रमाण में। प्रमाण में आते हैं भाई, इस चीज को दिखाना है तो उसकी देखिए क्या क्या हम लोगों को करना पड़ता है। इतना तो क्लियर हो चुका है कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, समांतर है कि नहीं। देखो हम लोग को दिया गया था AB किसके समांतर है, क्योंकि हमको मालूम है कि AB समांतर है, किसके समांतर है, CD के। AB समांतर है CD के। अब ध्यान देना, ये पूरा AB है और ये पूरा CD है, समांतर है। इसका मतलब AE भी CF का क्या होगा, समांतर होगा। AE समांतर होगा किसका, CF का। इतना समझ में आ रहा है ना। दूसरी बात, AB पूरा और CD पूरा आपस में क्या है, बराबर है। ये भी तो दे रहे, नहीं दे रहे, AB क्या है, बराबर है CD का, यानी AB बराबर है CD का। अब इसका आधा कर दें, इसका भी आधा कर दें, क्योंकि मध्य बिंदु है ना, ये क्या है, मध्य बिंदु। आधा करके तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो हम बोलेंगे इस पूरे का आधा कर दिया तो कौन सी बचेगा, AE।
क्या बचेगा, AE बचेगा, और इधर से क्या बचेगा, ऊपर वाला इसका आधा करेंगे CD का, उधर से CF बचेगा। अगर इन दोनों चीजों को हम देखें, ये वाला और ये वाला, तो क्या पता चल रहा है कि ये वाला इस भुजा का समांतर भी है और बराबर भी है। तो अगर इन दोनों को हम यूज करें तो बोलेंगे, तो सीधे लिख देते हैं हम इसको इक्वेशन मान के, यानी समीकरण मान लेते इसको 1 और 2। तो इन दोनों समीकरण से कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से ये जो चतुर्भुज दिख रहा है आपको छोटा वाला, ये वाला AECF वाला चतुर्भुज, वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाँ, क्योंकि देखो ना भुजा बराबर भी और समांतर भी है। तो AECF समांतर चतुर्भुज है। अब बताओ, अगर समांतर चतुर्भुज है तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि अगर ये इसके समांतर था, बराबर था, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा भी आपस में समांतर और बराबर होगा। तो फिलहाल हम लोग ये लिखेंगे कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के भुजा होता है क्या होता है, समांतर होता है। तो इसके आधार पर क्योंकि समांतर चतुर्भुज हो गया, तो इसके आधार पर हम लोग बोलेंगे कि जो CE है, क्या है CE, वो क्या है समांतर किसका, AF का, AF का। अगर समांतर है तो समांतर तो हम इसको भी कह सकते हैं CQ को, क्योंकि पूरे समांतर पूरे के है, तो समांतर तो समांतर होता है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि जो CF है मतलब CQ है, वो समांतर होगा किसका, PF का। किसका होगा, PF का। अब इसको ध्यान से देखना, CQ समांतर है PF का, है ना, PF का। अगर हम आप लोग को टारगेट करने बोले कि आप लोग ना इस त्रिभुज को एकदम ध्यान से देखो जो हम दिखाने वाले हैं, और उस त्रिभुज को आप लोग एकदम इमेजिंग करो बढ़िया से। ये एक त्रिभुज है, देखो ये वाला दिख भी रहा हो ना, यहाँ से यहाँ ऐसे। अब देखो ये कि ये भुजा इस भुजा का क्या है, समांतर है, और ये आपको पहले से मालूम है कि एक मध्य बिंदु है यहाँ वाला। ये कैसा बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो बताओ, अगर हम परमाय 8.9 का प्रयोग करते हैं कि ये इसके समांतर हैं और एक मध्य बिंदु है, तो ये फिर क्या कहलाएगा, ये P बिंदु क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा, क्योंकि एक मध्य बिंदु मालूम है, फिर समांतर भी मालूम है। तो परमाय 8.9 तो ये ना कहा है कि किसी भी त्रिभुज का अगर एक मध्य बिंदु मिल गया और उसका अगर समांतर मिल गया, तो इसका मतलब दूसरा बिंदु भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। समझ पा रहे हो ना? तो फिलहाल अभी जो बोलने वाले ये बोलने वाले हैं कि ये त्रिभुज में है, हम लोग आने वाले हैं जिसका नाम है CDQ। त्रिभुज CDQ में, इस त्रिभुज में आपको यहां से मालूम है कि CQ समांतर है PF का, और दूसरा F मध्य बिंदु भी मालूम है। F क्या है, मध्य बिंदु भी मालूम है। तो बताइए, अगर मध्य बिंदु मालूम है और CQ PF के बराबर समांतर है, तो हम लोग परमाय यूज कर सकते हैं, परमाय 8.9 से। और अब ये भी कह सकते हैं कि P क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा। P क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा। PQ मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु होगा, तो दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का मतलब DQ का। तो P मध्य बिंदु है भुजा DQ की। अर्थात हम लोग इतना तो अब जान रहे हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि D से P का दूरी, D से P का दूरी और P से Q का दूरी, ये दोनों अब क्या होगा, बराबर होगा। और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम फिर से चलते हैं वही रास्ता में, बस यही बात कहेंगे, जैसे ये इसका समांतर था, ये पूरे तो पूरे में समांतर है, तो इतना तो कह सकते हैं कि ये AP जो होगा वो EQ के समांतर होगा। मतलब देखो हम वापस से लिख रहे हैं पूरा लाइन कि AF जो है वो समांतर था पूरा EQ का, EC का। इसका मतलब जो AP होगा अब वो भी तो समांतर होगा यहाँ से EQ का, है कि नहीं होगा?
अब अगर हम इस त्रिभुज में आते, देखो हम दूसरा त्रिभुज कुछ बनाने वाले हैं, उसको ध्यान देना, ठीक है। दूसरा त्रिभुज है, उस पर ध्यान देना है आप लोग को, जो बनाने वाले हैं। इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, ये वाला ए से बी वाला, यहाँ पी से क्यू वाला, और यहां से पी से ए वाला, मतलब त्रिभुज ए पी बी ए दिख रहा है। और इसी त्रिभुज में आपको एक बिंदु तो मालूम है, ई मध्य बिंदु है, और ये भुजा इस भुजा का समांतर है, तो आपकी बार कौन मध्य बिंदु कहलाएगा? क्यू मध्य बिंदु कहलाएगा। अब उसी में देखो हम लोग चलने जा रहे हैं, त्रिभुज का नाम लेते हैं पहले ए पी बी में, तो यहाँ नाम लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी में, और इस त्रिभुज में ए पी जो है वो ई क्यू के समांतर भी है, और हमको एक मालूम है कि ई क्या है? मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। मतलब ये लिख रहे हैं जो दिया हुआ उसका, अभी हम लोग प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। अभी लिख रहे हैं ये कि एपी इसका समांतर है और ई मेरा मध्य बिंदु है। अब हम लोग लिखेंगे प्रमेय, जब लगाएंगे 8.9 तो बोलेंगे प्रमेय 8.9 से क्या हो जाएगा? क्यू जो होगा, ये वाला क्यू, तो क्यू मध्य बिंदु होगा। अच्छा बताइए क्यू किसका मध्य बिंदु होगा? त्रिभुज देखो कहां कहां तक, यहां से यहां तक ना है, ऐसे ना है, तो त्रिभुज में ये इतने सारे भुजा है, तो बोलेंगे P से B का मध्य बिंदु Q है, यानी PB बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भुजा PB का। अब बता इसका क्या अर्थ निकलेगा कि यहां से लेकर यहां का दूरी, यानी P से Q का दूरी और Q से B का दूरी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब इन दो समीकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं। कौन कौन समीकरण है ना? समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 तथा 4 से हम ये बोलेंगे, हमें क्या करके मिला दो, डीपी किसके बराबर है? डीपी किसके बराबर है? अब यहां देखो पीक्यू किसके बराबर है? सीधे क्या करना था? डीपी पीक्यू के बराबर है, पीक्यू क्यूबी के बराबर है, ये तो सिद्ध करना था। इसका अर्थ क्या यहाँ लिखा था कि जो एएफ और जो सीई है वो विकर्ण बीडी को क्या करता है? समत्रिभाजित करता है। अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात इसी का मीनिंग कि जो एएफ है, एएफ तथा ईसी विकर्ण बीडी को, किसको? विकर्ण बीडी को क्या करता है? समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है। अब यही चीज हम लोग को क्या करना था? सिद्ध करना था। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक ना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं क्या बोल रहा है। ए बी सी एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? बोलता है जिसका सी, मतलब जिसका कोण सी समकोण है। मतलब ये तो समझ में आ गया कि एबीसी कोई साधारण त्रिभुज नहीं, एबीसी समकोण त्रिभुज है। हम लोग बना लेंगे भाई एबीसी समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज तो ही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? समकोण त्रिभुज है। इसका एक कोण 90 होता है, सबको मालूम है। यहाँ कोण कहाँ पे 90 बोला? सी पर। अगर ये सी बिंदु मान लिए हैं, इसको मान लेते हैं ये ए बिंदु है, और ये वाला बी बिंदु है, यहाँ वाला सी बिंदु। तो ए बी सी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ दिख भी रहा है कर्ण ए बी के मध्य बी से, देखो कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम, यानी यहाँ पे ए बी का कोई मध्य बिंदु भी है, जिसका नाम क्या दिया गया? एम। अब बताइए मध्य बिंदु है और बोला इस मध्य बिंदु से होकर एक रेखा खींचा जा रहा है। देखो एम से होकर बीसी के समांतर, इसके समांतर यहाँ एक रेखा खींचा जा रहा है ऐसे। और जब समांतर रेखा खींचा जाता है ऐसी पर, तो कहता है डी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कौन सा बिंदु पे? हाँ, ये बात को याद रखना है कि कौन सा बिंदु पे? डी बिंदु पर।
तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं, तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, डी, इस जगह। अब तक में जो जो बात बोला गया वो समझ में आ रहा है। ए बी सी समकोण त्रिभुज है, एम ए बी का मध्य बिंदु है, इसका तो क्लियर हो गया कि ये वाला भुज है इसका बराबर होगा, ये वाला इसका समांतर भी बोल दिया है, और हम लोग ये तीन चीज को सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग दिया गया में देखो क्या क्या लिखोगे। सबसे पहले दिया गया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और मालूम है ना त्रिभुज का समकोण कहाँ पे है, सी बिंदु, ये तो मालूम हो गया। फिर बोला गया था एम मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है भुजा ए बी का। और क्या मालूम है कि एसी जो मतलब एमडी जो है, एमडी वो समांतर है किसका, बीसी का ना, नीचे कौन है, बीसी है ना, बीसी करना होगा। अब हम लोग को सीधी क्या करना है, देखो हम लोग को तीन चीज सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि, अब ध्यान देना, हम लोग को सिद्ध क्या करना है। देखो तीन चीज दिख रहा है ना, तो सबसे पहला क्या दिख रहा है, कहता है डी एसी का मध्य बिंदु सिद्ध करना है, मतलब डी को मध्य बिंदु सिद्ध करना है। डी मध्य बिंदु है एसी का, ये दिखाना है पहला में। दूसरा में क्या सिद्ध करना है, एमडी को परपेंडिकुलर मतलब एसी पे दिखाना है। इसका मतलब हुआ 90 डिग्री दिखाना। क्या दिखाना है, अर्थात हम लोग ये दिखाना है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना। एमडीसी बराबर क्या दिखाना है, 90 डिग्री, इसका अर्थ ये निकलता है। और तीसरा क्या दिख रहा है, सीएम को बराबर दिखाना है एएम को, मतलब एमबी को, सॉरी एमए को, और इसको बराबर दिखाना है हाफ एबी को। तो इतना सारा चीज हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तीन तीन चीज सिद्ध करना है, एक दो तीन नहीं है, तीन तीन चीज को हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम लोग आ जाते हैं अपना प्रमाण में। ठीक है, अपना प्रमाण में आते हैं और हम लोग यहीं से अपना सिद्ध करने का उपाय ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिद्ध करना है इसको मध्य बिंदु। तो सब कुछ कंडीशन तो दिखिए रहा है, ये एक मध्य बिंदु है, ये इसके समांतर भी कह दिया गया है, तो ये मध्य बिंदु तो हो ही जाएगा डी, नहीं होगा तो मध्य बिंदु हो जाएगा। कौन सा परमाई से, 8.9 से। तो देखो हम लोग पहले त्रिभुज का नाम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में हम लोग के पास जानकारी के तौर पर है कि जो एम है मध्य बिंदु है, एम क्या है, मध्य बिंदु है किसका, ए बी का। और दूसरा क्या पता है कि एम डी जो है वो समांतर है बी सी का। तो हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे किसका, परमाई 8.9 से। अब बताओ अगर परमाई 8.9 का यूज करेंगे तो साफ साफ तो पता चल गया ना कौन मध्य बिंदु होगा। सो कौन मध्य बिंदु होगा, तो बोलेंगे बी मध्य बिंदु है किसका, डी मध्य बिंदु किसका है, तो बोलेंगे एसी का, है ना। डी मध्य बिंदु किसका, एसी का। तो इतना तो समझ में आया कि डी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा एसी का। चले, तो पहला हम लोग को सिद्ध नहीं हुआ, पहला दिन ना सिद्ध करना था, पहला हम लोग को सिद्ध हो गया। और डी मध्य बिंदु का अर्थ भी समझ में आ गया कि ए से डी और डी का सी क्या होगा, बराबर होगा। ए से
डी और डी का सी आप क्या होगा बराबर होगा, इसका अर्थ ये निकलेगा। अब हम लोग दूसरा वाला सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दें। तो अच्छा से मालूम है कि ये रेखा इस रेखा में क्या है, समांतर है। कौन कौन रेखा, एम डी जो रेखा है वो समांतर है किसका, बीसी का। अब आप ही लोग सोचो, अगर दो रेखा आपस में ऐसा समांतर होता है और कोई तिर्यक रेखा ऐसा काटता है तो अंदर अंदर का कोना को जोड़ने से कितना मिलता है, तो यहाँ वाला कोना और यहाँ वाला कोना जोड़ेंगे कितना मिलेगा, तो मिलेगा ना। तो वही चीज हम लोग ये लगाने वाले हैं कि ए बी एम डी जो है वो समांतर है बीसी का। इसको हम लोग बोलते हैं एक ही ओर के अंतर कोण। क्या बोलते हैं, एक ही ओर के अंतर कोण। एक और नाम बताए थे हम इसका, सह अंतर कोण, है ना। क्या लिखेंगे, सह अंतर कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सह अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब 80 डिग्री होता है मतलब यहाँ का कोना यानी ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल एम डी सी, एंगल एम डी सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। और ए बी सी तो हम लोग पहले से मालूम 90 डिग्री है ना। ये ए बी सी मतलब एंगल सी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और हमको निकालना किसको है, एम डी सी को ही तो निकालना है। तो इधर का 90 उधर जाएगा क्या बनेगा, एम डी सी बराबर 180 माइनस 90 यानी एम डी सी बराबर 90 डिग्री। इसका अर्थ हम क्या बताए थे, एम डी सी अगर 90 है इसका मतलब एम डी लंब है किस पर, एसी पर। एम डी लंब किस पर है, एसी पर। ये हम लोग को दूसरा सिद्ध करना था, है कि नहीं। अब देखिए हम लोग तीसरा जो सिद्ध करना उस पर चलते हैं। तीसरा जो सिद्ध करना है उसको देख लीजिए। क्या दिखाना है, सीएम को एएम के बराबर। तो सीएम को बराबर दिखाने पहले के लिए हमको सीएम को एम से ज्वाइन भी करना पड़ेगा। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तब तो ये बनेगा सीएम, ऐसे सीएम। अब ना बना सीएम, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज को ना पहले सिद्ध करते हैं, मतलब समांसन दिखाएंगे। समांसन दिखाने से क्या होगा कि ये भुजा को हम लोग इस भुजा के बराबर दिखा पाएंगे सीपीसीटी से। इस भुजा को सीपीसीटी से बराबर कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग अभी यहाँ ये प्रयोग करेंगे। ये तो भुजा हो गया आपका उभयनिष्ठ, उधर का त्रिभुज इधर का त्रिभुज दोनों में आ रहा है। एक तो अभी ये सिद्ध कर चुके कि मध्य बिंदु मतलब ये दूरी और ये दूरी तो समान है, दो चीज हो गया। और एक 90 डिग्री अगर इधर है तो इधर भी तो 90 डिग्री होगा, हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज मानते हैं। त्रिभुज का क्या क्या नाम देते हो, ध्यान दीजिएगा। और त्रिभुज ए एम डी में, त्रिभुज ए एम डी तथा त्रिभुज सी एम डी। कौन कौन, सी एम डी, ये दोनों हम जाएंगे। सबसे पहले हमको मालूम है कि इस त्रिभुज का जो एम डी होगा उधर भी एम डी आएगा, ये उभयनिष्ठ होगा। क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। दूसरा, ये जो एम डी है उभयनिष्ठ हो गया। ये जो भुजा एडी है वो किसके बराबर होगा, एडी भुजा सीडी के बराबर, सॉरी एडी भुजा हाँ सीडी के बराबर। ये कहां से आ रहा है, देखो यहाँ निकाल लेते ना, इसका कुछ नाम दे देते हैं समीकरण, तो बोल देंगे समीकरण एक से, लिख देते हैं समीकरण एक से, ठीक ना। दो चीज तो हो गया। तीसरा इधर 90 यानी कि एम डी सी और एम डी ए क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अच्छा, देखने से क्या पता चल रहा है, दो भुजा का बीच का कोण आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे आता साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। कौन कौन त्रिभुज सर्वांगसम होगा, तो बोलेंगे त्रिभुज ए एम डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी एम डी। अब बता, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो सी पी सी टी से अब हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि त्रिभुज के जो ए एम होगा या बोलो सी ए होगा या एम ए होगा, जो सब नाम दिया होगा एम ए, तो बोलेंगे जो एम ए होगा वो बराबर होगा किसका,
MC का या MC का या CM का, इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं दूसरा। अब अच्छे से ध्यान देना, हम लोग को पहले ही बोला गया था M क्या है, M क्या है, मध्य बिंदु है। थोड़ा सोचो, अगर M मध्य बिंदु है, M क्या है, मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब कि MA और यहाँ से MB बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहीं पे हम लिख देते हैं कि ऐसा अगर है तो इसका जो MA और जो MB होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ देखो अच्छा से MA और MB बराबर है, MA और ME MC बराबर, तो यहाँ देखो MA के बराबर है यानी LHS के बराबर है, तो इसका RHS भी तो RHS के बराबर होगा कि नहीं होगा। वही चीज हम लोग देखो लिखने जा रहे हैं, यहाँ वाला दिया गया से और इससे इसका समीकरण अगर दे देते हैं नाम कुछ तो और अच्छा रहेगा। अच्छा ये लिख देते हैं दिया में है कि MA जो है वो किसके बराबर है, MB के, और अब यहाँ मान लेते हैं हम लोग समीकरण 4 और लिख देते हैं समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से कौन हो जाएगा बराबर, MA मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, सॉरी ये दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन इसका तो हम लोग को यूज करना भी नहीं था, चलो इसको हम लोग कोई दिक्कत नहीं, इसको यूज करना भी नहीं, इसको कोई मतलब नहीं, हम लोग को तो MB नहीं लाना। देखो यहाँ ध्यान दीजिए एक बात को, या CM और AM का बात हुआ तो CM कौन हुआ हम लोग का, ये CM हुआ, अरे MA तो ये हुआ, ये तो दोनों तुम लोग बराबर आ गया भाई, MA बराबर CM तो बराबर आ गया ना, लेकिन बराबर किसके दिखाना, आधा एक दिखा। देखो अब इसको कैसे करेंगे, देखो आसानी से आ जाएगा। हम लोग को अच्छे से मालूम है कि दिया गया है, उसमें से दिया गया क्या था कि जो मेरा MA है वो किसके बराबर है, MB के। MA किसके बराबर है, MA बराबर है MB के, यही तो है ना। और हम लोग जान रहे हैं कि हमको CM के भी बराबर, देखो MA किसके बराबर है, CM के बराबर है, MA किसके बराबर है, CM के भी बराबर है। अब हम जो बोलना चाह रहे हैं तो ध्यान समझना आप लोग ना, बहुत इजी तरीका से। देखो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं हम कि पूरा जो AB है, कौन है पूरा, तो उसको तोड़ के अगर लिखेंगे तो कैसे कैसे लिखेंगे, MA प्लस MB बराबर क्या लिखेंगे, पूरा का पूरा AB लिखेंगे। और अभी तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि MA किसके बराबर है, मतलब MB किसके बराबर होगा, MA के। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं कि MA है और इसको भी लिख देंगे हम लोग कि MA बराबर क्या हो जाएगा, AB। अब MA क्या हो जाएगा, 2 को MA बराबर क्या हो जाएगा, AB। इधर का जो 2 गुना में वो कहाँ जाएगा, भागा में, तो क्या हो जाएगा 1/2 AB। अब खुद देखो MA किसके बराबर है, MC के बराबर है। हम ऐसा लिख सकते हैं फाइनली कि जो MC है वो MA के बराबर है और MA खुद किसके बराबर है, 1/2 AB के बराबर। और यही चीज हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था थर्ड नंबर का। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आ गया ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया परीक्षा में।